हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे संकुल यौगिकों में आबंधन के बारे में। वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत वर्नर का सिद्धांत जो है यह संकुल यौगिकों में आबंधन को समझाने के लिए दिया गया सन 1893 में। सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर जो एक स्विस वैज्ञानिक थे, इन्होंने कई संकुल यौगिकों का निर्माण किया व उनका अध्ययन किया तथा अध्ययन करने के बाद अपने विचारों को एक बिंदुओं के रूप में दिया, जिसे हम वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। तथा इसके लिए इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इन्होंने कोबाल्ट के कई संकुल यौगिकों का निर्माण किया। जैसे इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड पर अमोनिया की क्रिया से कई संकुल यौगिक बनाए, जिनमें एक संकुल यौगिक था CuCl3 पहले संकुलों का रूप इसी प्रकार से होता था। आधुनिक रूप में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है CuNH3 का होल 6 Cl3। ये संकुल यौगिकों का आधुनिक सूत्र है और ये पहले का सूत्र है। इसमें स्पष्ट नहीं होता था कि कौन लिगेंड है कौन आयन है। इसमें स्पष्ट है कि मंडल के अंदर 6 अमोनिया आ गए माने वो लिगेंड है, मंडल के बाहर 3 क्लोरीन चले गए माने वो आयन है। इसी प्रकार से दूसरा संकुल उन्होंने बनाया CuCl3 इंटू 5NH3, CuCl3 इंटू 5NH3। इसमें जो है तो एक क्लोरीन अंदर आ गया और 2 क्लोरीन बाहर थे। अब देखिए, यहां पर भी कोबाल्ट से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तीसरा उन्होंने बनाया CuCl3 इंटू 4NH3। यदि हम इसमें देखें तो CuNH3 का होल 4 Cl2, इसमें एक ही Cl बाहर था। तो ये इनके आधुनिक सूत्र हैं। अब इन्होंने जब पहला संकुल यौगिक अपना बनाया तो इस संकुल यौगिक को बनाने के बाद उन्होंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट विलयन अधिकता में मिलाया। जब इस विलयन को उन्होंने मिलाया तब इन्होंने देखा कि मिलाने के बाद इन्हें 3 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। इससे मिलाए उन्होंने देखा कि इनको 3 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ, अर्थात इसके 3 क्लोराइड आयन जो है तो ये सिल्वर आयन के साथ अवक्षेपित हो गए। तो 1 मोल इस संकुल यौगिक से 3 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इसमें दूसरे संकुल यौगिक में इनको 2 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। तीसरे में इनको जो है एक ही मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ, जिससे इसमें 3 क्लोराइड आयन की पुष्टि हुई, इसमें 2 क्लोराइड आयन की पुष्टि हुई और इसमें एक ही Cl नेगेटिव आयन की पुष्टि हुई। और इस आधार पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए जो निम्न हैं। इन्हें देखते हैं, कॉपी में नोट करेंगे इनके विचारों को। वर्नर सिद्धांत का पहला बिंदु यह था कि किसी भी संकुल यौगिक में कोई भी केंद्रीय धातु आयन या धातु परमाणु प्रायः 2 प्रकार की
संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहली प्राथमिक संयोजकता, पहली प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। पहली प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। अब देखिए ये प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता, इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता है यह अदिशात्मक होती है। यह कैसी रहती? अदिशात्मक होती है। दूसरा, यह आक्सीकरण संख्या, यह जो है तो आक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। तीसरा, इसे बिंदुकित रेखा के द्वारा, इसे बिंदुकित रेखा, इस प्रकार से इसे बिंदुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह जो है तो प्रायः ऋणायनों द्वारा, यह प्रायः ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। यह प्रायः ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसे आयनिक संयोजकता, इसे आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। जैसे यदि हम एक संकुल यौगिक को देखें, CuNH3 का होल 6 Cl3, इसमें यदि हम देखें तो कोबाल्ट से 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से अष्टफलकी रूप में जुड़े होते हैं। एक अमोनिया, इस प्रकार से अष्टफलकी रूप में अमोनिया जुड़े हैं। और 3 क्लोराइड आयन जो है ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं। एक क्लोराइड, दूसरा, तीसरा। देखिए यहां पर क्लोरीन को बिंदुकित रेखा के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात ये जो है ये प्राथमिक संयोजकता है। क्लोरीन जो है ये कोबाल्ट की प्राथमिक वैलेंसी को दर्शा रहे हैं। 3 क्लोरीन है, माने इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? कोबाल्ट की 3 है। दूसरा, इसे बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाया जा रहा है और ये किसके बराबर है? अक्षर संख्या के बराबर होती है। यदि हम यहाँ पर कोबाल्ट की अक्षर संख्या को देखें तो अमोनिया उदासीन लिगेंड है, 0 आवेश। क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। 3 क्लोरीन है, -3, उधर जाएगा तो +3 होगा। अर्थात यहाँ पर कोबाल्ट की अक्षर संख्या भी धन 3 आती है, जो इसकी प्राथमिक वैलेंसी के बराबर है। दूसरी बात, ये जो है प्रायः ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन या क्लोराइड आयन के द्वारा बैलेंस हो रही है, ये क्लोराइड आयन के द्वारा संतुष्ट हो रही है जो कि ऋणायन है। इसे आयनिक संयोजकता भी कहते हैं, चूंकि ये आयनित हो जाती है, ये वैलेंसी आयनित हो जाती है। जब हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया था, यदि आपको ध्यान हो, यदि हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम मिलाते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे जो Cl3 थे ये 3AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाता था। तो इसमें क्लोरीन जो है AgCl के अवक्षेप में अवक्षेपित होते थे, अर्थात इसमें जो है जो प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है। तो ये थे इसके मुख्य गुण। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा है। पहला है प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। दूसरी है कौन सी? द्वितीयक संयोजकता। दूसरी है द्वितीयक संयोजकता, जिसे सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। ये क्या होती है? इसी प्रकार से दिशात्मक रहती है। ये कैसी रहती है? ध्यान देंगे, ये दिशात्मक होती है और ये समन्वयन संख्या, ये जो किससे बराबर होगी? ये बराबर होती है समन्वयन संख्या के। ये दिशात्मक होती है, ये समन्वयन संख्या के बराबर होती है। इसे ठोस रेखा द्वारा, इसे ठोस रेखा, इस प्रकार से ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तथा ये जो है उदासीन अणुओं, ये उदासीन अणुओं, ऋण आयनों व कभी कभी धनायनों द्वारा
यह उदासीन अणुओं, ऋण आयनों व कभी कभी धनायनों द्वारा संतुष्ट होती है। यह अनायनिक होती है। यह अनायनिक होती है, मतलब आयनित नहीं होती। यह अनायनिक होती है और इसके निश्चित मान होते हैं तथा किसी संकुल यौगिक में इसके किसी धातु आयन के लिए, किसी धातु आयन के लिए इसका निश्चित मान होता है। इसका निश्चित मान होता है। तो देखिए 5 गुणों का ध्यान रखेंगे। आदिशात्मक प्राइमरी वैलेंसी, आदिशात्मक आक्षण संख्या के बराबर, बिंदु की रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और इसे आयनिक वैलेंसी भी कहते हैं। 5 गुण इसमें हैं, 5 गुण इसके भी। ये दिशात्मक होती है और यह समाधान संख्या के बराबर होती है। इसे ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा यह उदासीन अणुओं, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है या अनायनिक होती है। अनायनिक होती है और ये इस एक और गुण इसका है, किसी भी धातु आयन के लिए इसका मान निश्चित होता है। इसे भी समझें कैसे। देखिए अभी हमने जो एग्जांपल बताया था कोबाल्ट का ही, यदि हम इसमें देखें तो अमोनिया, जो अमोनिया थे वो शो करते थे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को। जो अमोनिया थे वो शो करते थे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को। क्लोरीन तो डॉटेड लाइन से थे, क्लोरीन इसकी प्राइमरी वैलेंसी को शो करते थे। इस प्रकार से देखिए इसे हम ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये किसके बराबर है? ये बराबर होती है समाधान संख्या के, NH3 का होल 6 Cl3। यहां पर ये कोबाल्ट की समाधान संख्या 6 है। कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। अर्थात ये जो है समाधान संख्या के बराबर होती है। इसे ठोस रेखा से दर्शाते हैं। ये दिशात्मक होती है। ये जो है अमोनिया, यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, ये दिशात्मक भी है। और यह उदासीन अणुओं, अमोनिया यहाँ पे उदासीन मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। कभी ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, कभी कभी ये ऋणायनों द्वारा। इसके अंदर जैसे एक संकुल मैंने बताया था CO NH3 का होल 5 Cl2, इसमें क्लोरीन अंदर आ गया तो ये उदासीन अणुओं, ऋणायनों व कभी कभी धनायनों द्वारा भी संतुष्ट होती है। इसके अलावा इसके मान निश्चित होते हैं। जैसे यदि कोबाल्ट की आक्षण संख्या 3 है, धन 3 है, 3 पॉजिटिव है, तब इसके लिए जो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निश्चित होगा 6। तो किसी भी धातु आयन के लिए इसके मान निश्चित होते हैं। तो ये था प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता के बारे में। इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वर्नर सिद्धांत का दूसरा बिंदु। वर्नर सिद्धांत का जो दूसरा बिंदु है वो क्या कहता है? दूसरा बिंदु ये कहता है, कॉपी में नोट करेंगे, कि प्रत्येक तत्व प्राथमिक व द्वितीयक, प्रत्येक तत्व प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। प्रत्येक तत्व प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई भी ऋणात्मक आयन प्रायः दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा दोहरे व्यवहार वाली संयोजकताएं
आयनित नहीं होती, आयनित नहीं होती। द्वितीय दूसरा बिंदु कहता है प्रत्येक तत्व जो है वह प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई भी ऋणात्मक आयन प्राय दोहरा व्यवहार, दोहरे व्यवहार को कैसे दर्शाते हैं, एक ठोस लाइन उसके ऊपर डॉटेड लाइन, प्राय दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है। दोहरे व्यवहार वाली संयोजकताएं आयनित नहीं होती। जैसे कि संकुल एक ऐसा है CO NH3 का होल 4 Cl2 बाहर Cl, यहां पर 2 क्लोरीन भी अंदर है था, लिगेंड का काम कर रहे हैं, तो ये आयनित नहीं होते। और ये जो है तो इसी को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, दोनों क्लोरीनों को जो कोबाल्ट से जुड़े हैं इसको इस तरह से दर्शाते हैं, एक क्लोरीन को ऐसे दर्शाते हैं डॉट लाइन से। तो ये जो वैलेंसी, बाकी 6 अमोनिया जुड़े रहेंगे, बाकी जो अमोनिया ये जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, 4 अमोनिया ये इस पे, ये तो यहां पर दोहरा व्यवहार दर्शा रहे हैं क्लोरीन, ये दोहरा व्यवहार दर्शा रहे हैं, ये प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वैलेंसी आयनित नहीं होती है, ये जो क्लोरीन आयनित नहीं होंगे, आयनित केवल ये वाला क्लोरीन होगा जो बाहर है। तो ये क्या होता है, प्रत्येक तत्व प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई भी ऋणात्मक आयन प्रायः दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है और दोहरे व्यवहार वाली संयोजकताएं आयनित नहीं होती। तीसरा बिंदु, मुख्य 3 ही बिंदु हैं वर्नर सिद्धांत के। तीसरा बिंदु कहता है द्वितीयक संयोजकताओं के, द्वितीयक संयोजकताओं के दिशात्मक गुण के कारण, द्वितीयक संयोजकताओं के दिशात्मक गुण के कारण संकुल यौगिकों के निश्चित आकार होते हैं। कॉपी में नोट करेंगे, द्वितीयक संयोजकताओं के दिशात्मक गुण के कारण संकुल यौगिकों के निश्चित आकार होते हैं। समन्वयन संख्या 4 वाले, समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों का आकार, समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों का आकार चतुष्फल की या वर्ग समतली, चतुष्फल की या वर्ग समतली तथा समन्वयन संख्या 6 वाले संकुलों का आकार अष्टफल की होता है, अष्टफल की होता है। तो तीसरा बिंदु था कि द्वितीयक संयोजकताओं के दिशात्मक गुण के कारण संकुल यौगिकों के निश्चित आकार होते हैं। समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों का आकार चतुष्फल की, समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों का आकार चतुष्फल की या वर्ग समतली तथा समन्वयन संख्या 6 वाले संकुलों का आकार अष्टफल की होता है। अब देखिए, इन बिंदुओं के बावजूद भी वर्नर सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। यह जो है कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहा। इसकी सीमाएं निम्न है, कॉपी में नोट करेंगे सीमाओं को भी। सीमाएं, वर्नर सिद्धांत की सीमाएं, पहली सीमा यह है कि वर्नर सिद्धांत जो है यह बताने में असफल रहा कि संकुल यौगिकों का निर्माण जो है तो धातु आयन तक ही सीमित है। क्यों? संकुल यौगिकों का निर्माण धातु आयन तक ही सीमित है, क्यों? दूसरा बिंदु, यह संकुल यौगिक जो है यह बताने में असफल रहा कि संकुल यौगिकों की निश्चित ज्यामिति होती है, क्यों?
निश्चित ज्यामिति होती है। क्यों? तीसरा बिंदु, यह सिद्धांत जो है तो शंकु यौगिकों के निश्चित प्रकाशीय व ज्यामितीय गुणों, प्रकाशीय व चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या करने में सफल था। इस प्रकार से ये इनके मुख्य सीमाएं थी। धन्यवाद।